आप सभी विद्यार्थियों का हमारे आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखिए छात्रों, आपका जोश और जुनून, आपका उत्साह ही जो है वो हम लोगों, मेरी पूरी आरबीएस महाविद्यालय की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम है उसको एक मोटिवेशन प्रदान करती है। आप लोग जितना ही उत्साहित रहेंगे, जितना ही जोश के साथ अध्ययन करते रहेंगे, उतने जोश के साथ हम जो है आपके साथ हैं, आपको जो है पूरी आपकी मदद करते रहेंगे, आपको तन मन धन से हम पढ़ाते रहेंगे। तो आप जो है अपना उत्साह बनाए रखिए, आपका उत्साह ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो आज मैं इस क्लास की कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। आज जो है मैं आपके बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो विषय है, उनका जो वो प्लांट पैथोलॉजी, उसके अंतर्गत में जो है आपको ये जो आपका टॉपिक है इस विषय का, डिजीज़ ऑफ फील्ड्स क्रॉप्स, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये जो आपका टॉपिक है डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स, मैं उस टॉपिक से आपकी स्टार्टिंग करूंगा। यानी आपकी जो फसलें हैं, जो आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं, जो अनाज वाली फसलें हैं, उसमें लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ जो है वो टॉपिक अपना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो अनाज वाली फसलें हैं उसके बारे में हम उसमें लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अनाज वाली जो मुख्य फसल वो क्या होती है? सबसे पहले क्या है? धान यानी राइस। राइस क्या है? एक मुख्य खाद्यान्न फसल है जो लगभग 2.7 बिलियन विश्व की आबादी वो धान के ऊपर निर्भर है। तो धान क्या है? एक मुख्य खाद्यान्न फसल है जिसको हम उगाते हैं। ये जो है कई सारे देशों में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, कैलिफोर्निया, आपके ऑस्ट्रेलिया, कई सारे देशों की जो है वो मुख्य फसल है। और हमारे भारत में भी ये जो है वो मुख्य फसल है जो लगभग हर राज्य में जो है वो उगाई जाती है। इसकी खेती हमारे देश में जो है वो बड़े पैमाने पर होती है। तो इसके बारे में, इस फसल में लगने वाले जो प्रमुख रोग है उसके बारे में हम जो है अध्ययन करते हैं। तो धान की फसल में जो लगने वाला प्रमुख रोग है वो है राइस ब्लास्ट। तो आज हम लोग जो है यानी धान का झुलसा रोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि धान का झुलसा रोग, जो धान की फसल का जो मुख्य रोग है धान का झुलसा रोग, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? इस रोग को जो है वो धान का झुलसा रोग, धान का झोंका रोग, धान का विस्फोट, धान का प्रध्वंस आदि नामों से जो है जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि दो फोटोज़ आपको दिख रही हैं, ये जो है क्या है? रोग के लक्षण हैं। ठीक है ना? वो क्या है? रोग के लक्षण हैं। तो इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा आगे, ये फोटोज़ हैं, इस प्रकार के जो है वो लक्षण जो है वो धान की पत्तियों पे जो है वो प्रकट होते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार के जो है वो इसका जो सिम्टम्स होता है पत्तियों पे वो इस प्रकार का होता है, जैसा कि आप जो है फोटो 1 और फोटो 2 में जो है वो देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार का जो है इनका सिम्टम्स होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा फिर से आपको ले आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में, जो इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण है। ठीक है? बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मैंने ये आपके लिए तैयार किया है मैटर, तो इसको आप लोग कायदे से जो है वो देखते रहेंगे। तो वर्गीकरण में क्या सबसे पहले मिलेगी? इसका ऑर्डर जो है इसका क्या है? यानी इसका गण, इसका ऑर्डर होता है वो मैग्नापोथेल्स। ठीक है? इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है मैग्नापोथेल्स। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैग्नोफोर्थिग्रेशियई। ठीक है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नोफोर्थिग्रेशियई। इसकी तमाम स्पीसीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग अवस्थाओं में इसकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। जैसे एक स्पीसीज पायरिकुलेरिया ओरिजेई। ठीक है ना? क्या होती है? इसके अलावा पायरिकुलेरिया ओरिजेई, एक इसकी स्पीसीज होती है मैग्नोफोर्थ ओएट, एक इसकी स्पीसीज होती है मैग्नोफोर्थ राइजोफेरेई। ठीक है ना? तो ये तमाम अलग अलग जो है इसकी स्पीसीज जो है वो अलग अलग अवस्थाओं में जो है वो
जो है वो अटैक करती हैं। तो इसकी अलग अलग स्पीसीज होती है, मैग्नोफोर्थ ग्रेशियई की, पायरिकुलेरिया ओरिजेई, मैग्नोफोर्थ ओरिएई और मैग्नोफोर्थ राइजोपिएई। ये अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में जो है वो फसलों को प्रभावित करती हैं। ये सबसे पहले किस फसल से जो है वो कहाँ से जो है ये आपका जो है कहाँ पाया गया था? ये कैनब्रास एक ग्रास होती है, उससे जो है ये सबसे पहले जो है वो उसमें पाया गया था, उसी ग्रास से जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो किया गया था। उसके बाद आते हैं इसकी फैमिली के बारे में, मैग्नोफोर्थेसिकेई। इसकी जो फैमिली होती है वो मैग्नोफोर्थेसी, यानी इस परिवार का जो है ये होता है। इसका जो किंगडम होता है वो होता है फंजाई, ठीक है, यानी एक प्रकार का जो है फंगल डिजीज होता है। जो आपका धान का झोंका रोग होता है वो कौन सा डिजीज होता है? यानी फंगस के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। तो ये आप लोग जो है बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद जो होता है फाइलम, इसका क्या होता है? इसका फाइलम जो होता है एस्कोमाइकोटा होता है। फाइलम क्या होता है? एस्कोमाइकोटा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका ये आपका जो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद है अगली हेडिंग है रोग के अन्य नाम, ठीक है ना, यानी इसके अन्य नाम क्या है? जैसे धान का विस्फोट, मैं अभी आपको पहले ही बताया हूँ, धान का विस्फोट रोग, प्रध्वंस रोग, धान का झुलसा रोग आदि नामों से इसको जानते हैं, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो इसके अलग अलग नामों से जो है जानते हैं। यानी आपसे जो है अगर परीक्षा में भी कभी कभी जो है अलग अलग नामों से पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी धान का विस्फोट दे देता है, प्रध्वंस देता है, या धान का झुलसा रोग दे देता है, या धान का झोंका रोग के नाम पूछता है। तो हर एक नाम के बारे में हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगला ये है कि यह रोग मैग्नोफोर्थ ओरिजाई नामक फफूंद यानी फंजाई द्वारा होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि किसके द्वारा होता है? मैग्नोफोर्थ ओरिजाई। इसका जो आपका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, जो इसका पैथोजन है, उसका नाम होता है मैग्नोफोर्थ ओरिजाई। इसमें दो नामों से बना है। इसका मैग्नोफोर्थ जो होता है उसकी स्पीसीज होती है, स्पीसीज, और इसका जो ओरिजाई होता है वो जीनस होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, किसी भी जीव या किसी भी सूक्ष्म जीव का जो है वो जो वैज्ञानिक नाम डिसाइड किया जाता है वो दो नामों से मिलके बना होता है, स्पीसीज और जीनस, ठीक है। तो मैग्नोफोर्थ इसकी स्पीसीज है और ओरिजाई क्या है? इसका जीनस है। ये बिल्कुल आप जो है याद रखेंगे। अब इस रोग के कारण प्रतिवर्ष कितने % नुकसान होता है? 75% नुकसान होता है। यानी इस फसल के द्वारा, इस रोग के द्वारा जो है करीब 75% जो है वो फसल नष्ट हो जाती है। ये भी आप पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। अब यह धान का रोग जो है वो पायरिकुलेरिया ओरिजाई नामक कवक द्वारा भी होता है। यानी ये दूसरी स्पीसीज है जो पायरिकुलेरिया भी एक इसकी स्पीसीज होती है, जो एक जाति होती है जिसके द्वारा भी यह रोग जो है वो फैलता है। ये भी आप याद रखेंगे। इस रोग को सर्वप्रथम 1637 में चीन के सुंग इंग साइन, ठीक है ना, इसको जो है सन 1637 में चीन के सुंग इंग साइन नामक स्थान में चावल का बुखार यानी राइस फीवर के नाम से रिपोर्ट किया गया था। तो सर्वप्रथम इस रोग का आइडेंटिफिकेशन कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। कब किया गया था? 1637 में किया गया था चीन के। और किस नाम से जाना गया था? आपको चावल का बुखार के नाम से यानी राइस फीवर के नाम से इसको वहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद होता है वितरण। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? भारत में यह सभी चावल उगाने वाले राज्यों में पाया जाता है। यानी भारत में जो भी मुख्य रूप से चावल उत्पादन करने वाले राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, वहाँ पर ये जो है मुख्य रूप से जो है वो पाया जाता है। तो लगभग चावल खेती जो है सारे अधिकतर राज्य में होती है, तो वहाँ पर ये जो है वो रोग जो है प्रकोप होता है, ठीक है ना। और विदेशों में भी कई दौर, जैसे अमेरिका हो गया और आपका जो है चीन हो गया, रूस हो गया, आपका कनाडा हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर भी ये रोग मुख्य रूप से जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यह जो है समशीतोष्ण क्षेत्रों में चावल विस्फोट एक महत्वपूर्ण समस्या है, ठीक है ना। जो
समशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, आपके ह्यूमिड टेम्परेचर जहाँ पर होता है वहाँ पर, जैसे हम लोगों का क्लाइमेट है यहाँ पर, यहाँ समशीतोष्ण का मतलब होता है जहाँ ठंडी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, वहाँ पर ये जो है उन क्षेत्रों में ये जो है रोग जो है वो अधिक फैलता है। ठीक है, क्यों अधिक फैलता है? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, दिन का टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है और रात में जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। लगभग 24 से 25 डिग्री रात का टेम्परेचर होता है और दिन का जो तापमान होता है वो लगभग 40 से 45 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार का जो तापमान फ्लक्चुएशन होता है वो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्यों होता है? क्योंकि जैसे रात के टेम्परेचर में जो ओस की बूंदें जो पत्तियों पे गिरती हैं और दिन में फिर जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये जो ओस की पत्तियां होती हैं, ओस की बूंदें जो होती हैं जो पत्तियों पे गिरती हैं, वो इसके कोनिडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। यानी जो नमी होती है रात की वो इसके कोनिडियल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए जो है इसका समशीतोष्ण में इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये क्या है, यह सिंचित निचली भूमि और ऊपरी भूमि जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई के साधन ज़्यादा उपलब्ध हैं और जो कुछ ऊपरी भूमि भी हैं जहाँ पर जो है ज़्यादा सूखा पड़ता है, उन दोनों क्षेत्रों पे ये फैलता है। ठीक है ना, यानी जो सिंचित एरिया है जहाँ पर प्रॉपर मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था है, जहाँ खेतों में हमेशा पानी भरा रहता है, वहाँ पर भी इस रोग का प्रकोप होता है। और ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर आर्द्रता जो है वो ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपके जो है ऊपरी क्षेत्र हैं जहाँ पर सूखा अधिक रहता है, नमी कम रहती है खेतों में, वहाँ पर भी ये रोग जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं, इस रोग के लक्षण, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी इसके जो है किस प्रकार से इसको हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आप खेत में गए तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यही रोग लगा हुआ है? तो आइए हम जो है बताते हैं कैसे आप आइडेंटिफाई जो है उसको कर पाएंगे। सर्वप्रथम पत्तियों एवं उनके निचले भागों पर छोटे नीले धब्बे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे और नीले धब्बे दिखाई देते हैं। तो सर्वप्रथम इसके जो जब इसके स्पोर्स जो है वो आपके खेत में अटैक करते हैं तो सबसे पहले इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो छोटे पत्तियों के निचले भागों पर, उसमें पत्तियों के ऊपर जो है वो नीले कलर के जो है वो छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। वैसे तो यह रोग जो है वो प्लांट के लगभग जड़ को छोड़ करके पूरे भागों पर पाया जाता है। मतलब निचला जो जड़ होती है पौधों की, वहाँ पर छोड़ करके बाकी जितने पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पर इसके रोग के वो उसका रोग का प्रभाव होता है, वहाँ पर ये जो है विस्फोट करता है। तो लेकिन सर्वप्रथम जो है वो इसके लक्षण ज़्यादातर पत्तियों पे दिखलाई पड़ते हैं। पत्तियों पे जो है छोटे नीले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है। तो इसके बाद जो है वो धब्बे जो होते हैं वो नाव यानी बोट की तरह जो है आकार ले लेते हैं। इस रोग के कारण जो है पत्तियां हीरे के आकार के घाव दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं वो जैसे नाव होती है ना शंक्वाकार, तो उस प्रकार से नाव के आकार में ये वृद्धि करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में फ़ोटो दिखाया था, फिर से मैं वहाँ पर ले चलता हूँ आपको, ये देखिए इस फिगर में। तो सर्वप्रथम जो है ये धब्बे जो होते हैं वो छोटे नीले कलर के, छोटे नीले रंग के होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे इसके स्पोर्स आपको दिख रहे होंगे। इस प्रकार से इनके धब्बे जो है वो दिखलाई पड़ते हैं बीच बीच में। और ये धब्बे जो है ये फोटो एक प्रकार का जो है फर्स्ट कहलाएगा और ये सेकेंड स्टेज इसका होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होगा और ये जो है वो सेकंड होगा। पहले इस तरीके से इनके सिम्टम जो है वो पत्तियों पे दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद फिर यही जो ये जो छोटे छोटे ये जो है धब्बे होते हैं ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रूप में ये देखिए, ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बोट का आकार, जैसे नाव का आकार होता है। देखिए इधर देखिए निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है, ऐसे ही नाव होती है ना, तो नाव के आकार में ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस धब्बों से परिवर्तित होकर के नाव का आकार ये जो है वो धारण कर लेते हैं। और एक कैरेक्टर्स होता है इसका, ये कभी कभी बहुत चमकीले दिखलाई पड़ते हैं। पत्तियों पे आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसे सुनहरे कलर में,
कहीं कहीं जो है हीरे के कलर में वो पत्तियों पे इनके सिम्टम जो है वो लक्षण जो है वो दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे हम इनको पत्तियों पे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पत्तियों पर, तनों पर या फिर जो है बालियों पर इनके कैरेक्टर्स जो है वो ऐसे जो है वो दिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है कि इस रोग के लक्षण मुख्यतः पौधों के 3 भागों में प्रकट होते हैं। ठीक है ना, इनके रोग के लक्षण जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने भागों में प्रकट होते हैं? 3 भागों में प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पत्तियों पर इनके कैरेक्टर देखते हैं कि पत्तियों पे किस प्रकार के लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पत्तियों के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, अब आगे भी बता सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे पत्तियों पे किस प्रकार कैरेक्टर दिखे, छोटे छोटे देखिए धब्बे दिख रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये धब्बे भी जो है आपके ये कैरेक्टर दिखते हैं। फिर ये धब्बे जो है वो बोट का आकार ग्रहण कर लेते हैं, नाव का आकार जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम पत्तियों उनके निचले भागों पर छोटे और नीले धब्बे दिखाई देते हैं। तो सर्वप्रथम जो इसके कैरेक्टर कहाँ प्रकट होते हैं? पत्तियों के ऊपर या उसके निचले भागों को। ये देखिए देखिए, ये निचले भाग पत्तियों के ऊपर एवं उनके निचले भागों के ऊपर जो है वो छोटे छोटे इनके जो है वो धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। उसके बाद ये पत्तियां जो है सुनहरे रंग के घाव पड़ते हैं जो बाद में भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी सोने के कलर का, जैसे सोने का रंग होता है वैसे सुनहरे कलर में ये जो है वो दिखलाई पड़ते हैं और उसके बाद जो है ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ब्राउन कलर में, पहले ये जो है गोल्डन कलर में दिखाई देते हैं, फिर वही धब्बे जो है वो ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इसके जो है वो सिम्टम्स होते हैं। और जो घाव का आकार होता है, यानी जो इनके आपकी इंजरी जो होती है बीच की, इनका आकार लगभग 1 से 2 mm होता है। यानी जो इनका इंजरी पॉइंट होता है, जो नेक्रोसिस होता है, जो डैमेज पॉइंट होता है, वो 1 से 2 mm तक का होता है। ठीक है, जो पत्तियों में नेक्रोसिस का कारण बनते हैं। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस को हिंदी में बोलते हैं ऊतक क्षय। ऊतक क्षय, ठीक है, यानी इन ऊतकों का नष्ट हो जाना। हमारा जो शरीर होता है वो छोटे छोटे सेल से, ऊतकों से मिलके बना होता है। तो जैसे स्किन पे हमारी कोई डिजीज़ आती है, स्किन डिजीज, तो सबसे पहले क्या डेथ होते हैं? टिश्यूज़ जो है वो मरते हैं। ठीक है ना, ऊतक क्षय होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। उसी प्रकार से पत्तियों पर भी जब भी किसी रोग का प्रकोप होता है, किसी पैथोजेंस का प्रकोप होता है, तो उसमें जो ऊपरी उसकी परत होती है, जो उसके ऊतक होते हैं पत्तियों के, ये क्या है? इसके ऊतक है, ऊतक है। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ये सबसे पहले जो है वो ऊतक को मारते हैं, नेक्रोसिस को कॉज करते। तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है ना, ये नेक्रोसिस पत्तियों में हो जाने से पत्तियों में कई सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पत्तियां अपना भोजन बनाना बंद कर देती हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है बाधित हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है पत्तियों से बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो प्लांट में डेवलप हो जाती है। अब दूसरा क्या है? पर्णसंधि ब्लास्ट, यानी राइस कॉलर इसको बोलते हैं। पर्णसंधि का मतलब क्या होता है? जहां से पत्तियां जो है वो तनों से जुड़ी होती हैं, ऐसे ये जो पत्तियां होती हैं ये तनों से जुड़ी होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? राइस कॉलर। यानी ठीक है ना, तो जहाँ पर जो है तनों से जो है पत्तियों का जुड़ाव होता है उसी को बोलते हैं राइस कॉलर। तो चावल के पौधे का कॉलर पत्ती और तने के आवरण के जंक्शन को दर्शाता है। यही चीज़ें मैं बताया कि आवरण के जंक्शन जो दोनों का जोड़ होता है उसी को बोलते हैं हम पर्णसंधि के नाम से जानते हैं। तो वो किस प्रकार से प्रभावित होता है? कॉलर संक्रमण पूरी पत्ती को नष्ट करता है। जो इनका जुड़ाव होता है, अगर यहाँ पर देख लीजिए, मैं फिगर के माध्यम थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। जैसे देखिए ये फिगर में है, यहाँ पर जैसे कोई है और यहाँ से कोई इसकी लीफ निकली है। ठीक है ना, इस प्रकार से जो लीफ निकली है, जहाँ पर जो है जहाँ से पत्तियों का जुड़ाव है, जो पत्तियां हैं वो तनों से कहाँ जुड़ी हैं? इस भाग से जुड़ी हैं, इस भाग से जुड़ी हैं। अगर यहाँ पर किसी डिजीज का इन्फेक्शन हो जाता है तो जब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है,
यहाँ से जो जुड़ाव है, यहाँ पर किसी पैथोजेंस का अटैक हो जाता है तो ऊपर पत्तियों का जो ग्रोथ होती है, पैथोजेंस क्या होता है, वहीं पर जो है अपने कोनिडियल हाइफी को डेवलप करके उसको किल करना शुरू करता है, टिश्यूज़ को मारने लगता है, जिससे क्या होता है आगे पत्तियों को जो पोषक तत्व जो जल जाने की प्रक्रिया है, जो डेवलप होने की प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से रुक जाती है और पत्तियां जो है वो टूट जाती हैं। इसी को जो है हम जो है वो आपका पर्णसंधि ब्लास्ट या पर्ण विगलन के नाम से भी वो जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉलर संक्रमण पूरी पत्ती को जो है वो नष्ट कर देता है। इसके कारण पत्तियां झुलस कर सूख जाती हैं। तो जब ये प्रक्रिया, जब ये पैथोजेंस का अटैक होता है तो पत्तियां टूट जाती हैं और झुलस करके बिल्कुल झुलसी हुई, जैसे लगता है कि कोई आग लगा दिया है, भूरे कलर की जो है वो हो जाती हैं और धीरे धीरे गिर जाती हैं। जब पत्तियां गिर जाएंगी तो पौधे भोजन कैसे बनाएंगे, फिर वो ग्रोथ इनकी रुक जाएगी, पूरे प्लांट की डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है होता है। गांठों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इन गांठें जो होती हैं उनके भूरे रंग के धब्बे मिलते हैं। सबसे अच्छा देखिए ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तो इस प्रकार से जो है देखिए ये जो है इनका जंक्शन पॉइंट है पत्तियों का। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो है वो इसका पैथोजेंस का अटैक होता है और धीरे धीरे ये फिर जो है भूरे कलर में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद पूरे पौधे जो है वो जब उसका जोड़ पॉइंट ही जो है वो खराब हो गया तो पूरे पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक है, अगला क्या है, चावल के गर्दन और पुष्प गुच्छ यानी राइस नेक एंड पैनिकल ब्लास्ट। तीसरी जो अवस्था होती है आपके, तीसरी जो सिम्टम्स होते हैं, वो तीसरा जो अटैक होता है फसल पे, वो चावल के गर्दन और पुष्प गुच्छ पे होता है। कहाँ होता है, राइस नेक और पैनिकल पे होता है। तो इस प्रकार राइस और जो चावल की गर्दन और पुष्प गुच्छ जहाँ पर होता है, जहाँ से जो है वो बालियाँ पौधे से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये बालियाँ जो है वो पौधों से जो है वो जुड़ी होती हैं। उसी भाग को हम क्या कहते हैं, चावल गर्दन या पुष्पगुच्छ जो है कहते हैं। तो चावल के पौधे की गर्दन तने के उस भाग को संदर्भित करती है जो पत्तियों के ऊपर उठता है और पुष्पगुच्छ बीज को सहारा देता है। ठीक है ना, तो जब जैसे हमारी गर्दन है, समझ लीजिए हमारी गर्दन में अगर कोई डिजीज़ का इन्फेक्शन हो जाए, कोई रोग हो जाए हमारी गर्दन में, तो हमारी गर्दन ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, हमारी गर्दन अगर यहीं से जो है किसी रोग से प्रभावित हो जाए, कोई रोग हो जाए या कट जाए, तो हमारी गर्दन ऐसी हो जाए, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ऊपर की जो प्रक्रियाएं हैं, हमारी आँख का खुलना, मुंह का चलना, ये सब जो है प्रभावित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पौधों में भी, पौधा एक सीधे रूप में जब खड़ा रहता है तो उसी की जो गर्दन होती है, जैसे इस प्रकार से मैं आपको फिगर के अनुसार जो है वो समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा है, तो ये जो बाल इसकी निकली हुई है, इस प्रकार से जो इसकी बाल निकली हुई है, ऐसे लगभग धान का पौधा रहता है ना, तो इस प्रकार से जो इसकी बाल निकली हुई है, इसमें दाने बने हुए हैं एक प्रकार से, ये इसका क्या है हुआ, गर्दन हो गया, नेक हो गया। अगर यहाँ पर किसी डिजीज का जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बाली जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाएगी, और डेवलप भी कर गई है तो यहाँ से जो है ये बाली जो है क्या होगी, टूट जाएगी। ठीक है ना, तो एक प्रकार से जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है नेक में। नेक के बाद जो है इसके वही स्पोर जो है वो पुष्पगुच्छ को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये पूरा पौधा जो है वो टूट जाता है, इसकी बालियां जो है टूट करके जो है गिर जाती हैं। ये सारे इसके जो है वो सिम्टम्स होते हैं। आगे क्या है, गांठ का भूरा काला होना एवं सड़न की स्थिति में टूटना नेक रॉट कहलाता है। एक प्रकार से गांठ का जो है भूरा काला होना और इस स्थिति में टूटना जो है, उस स्थिति क्या कहते हैं, नेट रॉक, नेक रॉट यानी नेक रॉट के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपके कंपटीशन में IPBS के AFO एग्जाम में पूछता है द सिम्टम्स ऑफ नेक डिजीज, फिश डिजीज और कॉजेज, मतलब जो है नेक रॉट वो किस रोग का जो है मुख्य लक्षण है। तो आपका ऑप्शन रहेगा राइस ब्लास्ट। तो आप उसमें अगर आपने पढ़ा है तो आप उस पर आराम से टिक कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ एक एक पॉइंट को आप जो है वो अच्छे से पढ़ते चलें, तो जो इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं उसको
नेक रॉट कहते हैं। कल्लों की गांठों पर कवक के आक्रमण से भूरे धब्बे बनते हैं, जैसे भूरे जो है वो जिससे पौधे होते हैं वो टूट जाते हैं, और बालियों के निचले डंठल धूसर बादामी धब्बे हो जाते हैं, जिसे ग्रीवा विगलन भी जो है वो कहते हैं। तो यही चीज़ है उसमें भी कि जो बालियों के डंठल जो है धूसर बादामी काले पड़ जाते हैं, उसी को हम जो है वो ग्रीवा विगलन या नेक रॉट जो है वो कहते हैं। रोगी बालियों में दाने नहीं बनते हैं और बालियां जो है टूटकर गिर जाती हैं। जो रोगी बालियां होती हैं वो रोग के कारण जो है उसमें दाने जो है नहीं बनते हैं, बनते भी हैं तो अल्प मात्रा में बनते हैं, और जिससे उससे जो है उसकी धान की जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, धान बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। ठीक है। गर्दन का संक्रमण बहुत विनाशकारी हो सकता है, जिससे बालियां बीज भरने में असफल हो जाती हैं, जिसे हम ब्लॉकिंग की स्थिति जो है कहते हैं। तो ब्लॉकिंग और राइस क्या होता है? ब्लॉकिंग ऑफ राइस किसके द्वारा होता है? यानी ब्लास्ट डिजीज के कारण जो है वो होता है। यानी जो है बालियों में दाने नहीं भरते हैं तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम ब्लॉकिंग की स्थिति कहते हैं। इसको हम राइस ब्लॉकिंग के नाम से भी हो जाए जानते हैं। गर्दन ब्लास्ट में पुष्पगुच्छ के आधार भाग भूरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो पुष्पगुच्छ को पूर्ण संक्रमित कर देते हैं और पूरा पुष्पगुच्छ टूटकर गिर जाता है। तो जैसे जो राइस के फ्लावर होते हैं उस पे जब इसका अटैक हो जाता है तो पूरी तरह से पुष्पगुच्छ जो है वो भूरे काले उस पे धब्बे पड़ जाते हैं। उसकी जो पैथोजन फंजाई की जो हाइफी होती है, हाइफी यानी कोनिडियल्स, वो पूरी तरह से जो है वो कवर कर लेते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो पूरी तरह से जो उसके फ्लावर पैनिकल्स होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं, और उसमें जो है वो पूरी तरह से टूट करके जो है वो गिर जाते हैं। उसके बाद जो है रोग चक्र यानी डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या होता है? इनके घाव के लक्षण पत्तियों पर सर्वप्रथम धान की रोपाई के 45 से 55 दिनों के बाद प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले कब रोग के लक्षण प्रकट होते हैं? 45 से 55 दिनों में प्रकट होते हैं, और गर्म तापमान और उच्च नमी की अवधि के दौरान यह रोग अधिक फैलता है। जब जो है सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी अधिक होती है, उस समय ये जो है रोग जो है वो अधिक फैलता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? इस रोग का मध्यम तापमान जो होता है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड की उच्च की अनुकूल होती है। यानी ये जो रोग होता है वो 22 से लेकर के 24 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो सबसे अधिक जो है वो फैलता है। ठीक है ना। तो इस समय जब उस समय रोग का प्रकोप अधिक होता है जब गर्मी के बाद जो है धीरे धीरे ठंडी का आगमन होता है। ठीक है। अब जैसे वो अक्टूबर नवंबर का महीना हो गया, यानी अक्टूबर से जो है हल्का हल्का ठंड जो है वो का असर रात का जो टेम्परेचर होता है गिर जाता है, तो ओस की बूंदें पड़ती हैं, और ओस की बूंदें जब पत्तियों पड़ती हैं तो जो इसके स्पोर्स होते हैं पैथोजन के, वो पूरी तरह से जो है वो अच्छी तरह का वो डेवलप करते हैं। तो जो ह्यूमिड टेम्परेचर होता है वो इसकी ग्रोथ के लिए वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? यह जो है बीज जनित रोग होता है। ये किस प्रकार का रोग होता है? सीड बॉर्न डिजीज। सीड बॉर्न तो यानी बीज के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको बीज जनित रोग कहते हैं। जो मृदा के द्वारा उत्पन्न होता है उसे मृदा जनित रोग कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैसा रोग होता है? बीज जनित रोग होता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो सुसुप्तावस्था में बीजों में पड़े रहते हैं, और जब उन्हीं संक्रमित बीजों को हम अगले वर्ष फिर से उगाते हैं तो इनके स्पोर्स जो है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट पा करके पुनः ग्रोथ करने लगते हैं। ये इसके जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं। संक्रमण के कुछ दिनों के भीतर युवा पौधों पर घाव दिखलाई पड़ते हैं। जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है वैसे ही जो इनको युवा पौधे होते हैं उस पर क्या दिखलाई देने लगते हैं? घाव दिखाई देने लगते हैं, इंजरी दिखाई लगने लगते हैं, स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। ये द्वितीयक घाव अधिक बीजाणु, इसको क्या कहते हैं? स्पोर्स। बीजाणु का मतलब क्या होता है? स्पोर्स उत्पन्न करते हैं, और ये आसानी से पास के स्वस्थ ऊतकों को भी प्रभावित होते हैं। तो जैसे ही इनका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, पत्तियों पे जैसे ही इनके लक्षण, जैसे इनके स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं, फिर ये धीरे धीरे बढ़ करके जो बगल की पत्तियां होती हैं, बगल के दाने होते हैं, उस पर भी अपना प्रभाव जो है वो दिखाने लगते हैं। यानी अपने बगल के पौधों को भी जो है वो संक्रमित जो है वो कर देते हैं। ठीक है।
तो इससे क्या होता है, ऊतकों में जो है वो नेक्रोसिस पैदा होता है, यानी ऊतक क्षय जो है पत्तियों में प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्या है, रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल, नत्रजन उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब इनके रोग का नियंत्रण हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे, तो सर्वप्रथम हमको क्या करना चाहिए कि नत्रजन जो नाइट्रोजन देते हैं राइस में, धान के खेत में, उसकी मात्रा को एक संतुलित मात्रा में देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उसको कई क्रम वाइज देना चाहिए, ये नहीं कि एक बार में इकट्ठा डाल दिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो धान में उसको अप्लाई करना चाहिए, जिससे नाइट्रोजन की अधिकता जो है वो ना होने पाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि खरपतवारों को जो है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। खेत के आसपास जो है वो तमाम प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मेड़ों के आसपास बिल्कुल सफाई रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ये जो है इनके जो स्पोर्स होते हैं वो खरपतवारों पर अपना आवास बना के रहते हैं। और जब हम फसल की रोपाई करते हैं धान की, तो इसमें इसके जो स्पोर्स होते हैं पैथोजेंस के, वो आकर के अटैक कर देते हैं। इसीलिए घास वगैरह को जो है वो हटा करके रखना चाहिए इसके पास। इसके बाद क्या होता है, बीज बोने से पूर्व जो है वो बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी या कैप्टान 2.5 ग्राम दवा को प्रति हेक्टेयर बीज की दर से प्रति केजी बीज दर से उपचारित करना चाहिए। यानी बीज को सबसे पहले, क्योंकि ये बीज जनित रोग है, तो बीजों को जो है उपचारित करके ही बोना चाहिए। अगर आप बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको आप जो है उनका ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद उसको बोइए। तो सीड ट्रीटमेंट करना जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। जो ये केमिकल्स हैं जैसे थायरम हो गया, बेविस्टिन हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, इससे जो है बीजों को शोधित करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, खड़ी फसल में 250 ग्राम बेविस्टिन प्लस 1.25 केजी इंडोफिल M45 को 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो केमिकल्स का भी जो है वो प्रभावित फसल में प्रयोग करना चाहिए। रोग रोधी किस्मों जैसे IR 36, IR 64, पंकज, जमुना, सरजू 52, पंत धान 10 आदि उगाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो रोग रोधी प्रतिरोधी है ये बहुत कारगर है। ये रोग इतना विनाशकारी है कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे वो फेल हो जा रहे हैं, लेकिन जो प्रतिरोधी प्रजातियां हैं उसको उगाने से जो है इस रोग का प्रकोप जो है वो कम हो पाता है। ठीक है, तो प्रतिरोधी प्रजातियों को ही वो हमेशा हमको उगाना चाहिए। ठीक है, तो ये उपरोक्त प्रजातियां हैं जो प्रतिरोधी हैं इसके लिए। अब एक नया पॉइंट है, नया रिसर्च है जो भारतीय कृषि अनुसंधान यानी हमारा जो है ICAR के द्वारा जो है इसकी जो है वो क्लोनिंग युक्त का उपयोग कर करके चावल वंशक्रम के टेटेप से PI54 जीन की क्लोनिंग की गई है। ठीक है ना, इस रोग के प्रकोप से देखते हुए ICAR के वैज्ञानिकों ने लगातार 16 साल तक जो है मेहनत किया। इस रोग का इतना भयंकर प्रकोप हो रहा था कि कई जो है वो क्षेत्रों में इसकी महामारी देखी गई, जिसके कारण जो है वैज्ञानिकों ने इसकी मुख्य समस्या को देखते हुए लगभग 16 वर्ष तक जो है इसके लिए काम किया। किसके लिए काम किया, इस फफूंद की क्लोनिंग को डेवलपमेंट के लिए, इसके पराजीन को डेवलपमेंट करने के लिए कि वो जीन इसके प्रति जो है वो कैसे जो है इस जीन की पराजीनता डेवलप हो, कैसे इसको रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप किया जाए। तो उसकी क्लोनिंग युक्त का उपयोग करके एक होता है सबसे ज़्यादा जो इंडिका होता है, इंडिका राइस जो है वो भारत में उगाया जाता है। तो इंडिका राइस के टेटिव जीन्स होता है, उसके जो है वो PI54, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जीन की क्लोनिंग की गई है, तो उस जीन का नाम होता है PI54 जीन की क्लोनिंग की गई। इस जीन को स्थानांतरित करने से झोंका रेख संवेदनशील धान वंशक्रम में बीमारी प्रतिरोधकता पुष्ट हुई। इस जीन को बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको ट्रांसफ़र किया गया। किसके जीन्स में, इन सब के जीन में जो है वो ट्रांसफ़र किया गया और इस पर जो है क्लोन डेवलप किया गया। इसके अंतर्गत जो है प्रतिरोधकता जो है वो डेवलप की गई। इस जीन के वाहक पराजीनी धान वंशक्रम में इस फफूंद के विरुद्ध उच्च प्रतिरोधकता प्रदर्शित हुई। तो जब इस जीन को जो है वो
दूसरी वेराइटीज़ में ट्रांसमिशन किया गया तो यह पाया गया कि इस जीन के माध्यम से इस रोगों के प्रतिरोध उसके अंतर्गत लड़ने की क्षमता जो है विकसित की गई। इसमें देखा गया कि ये जो वेराइटी है आपकी पायरिकुलेरिया ओरिजाई, इसका जो है संक्रमण हमारी जिस फसल में जीन को ट्रांसफर किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, उसमें इसका प्रकोप जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है जो PI54 जीन है वो इसको जो है वो इसको जो है वो उसके प्रति जो है इसमें प्रतिरोधकता जो है वो डेवलप की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। और तमाम प्रकार के नियंत्रण विधियां हैं, जैसे व्यवहारिक भाषा में आप समझ लीजिए, इसमें क्या करना चाहिए, जैसे क्रॉप रोटेशन को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। जिस फसल में आप धान की फसल उगा रहे हैं प्रॉपर, किसी साल उसमें ना लेकर के दूसरे खेत में उसको उगाना चाहिए। जैसे एक बार धान उगा रहे हैं तो उस खेत में आप गन्ना उगा दीजिए, या फिर आप जो है आप मक्का उगा दीजिए, या कोई दलहन फसल ले लीजिए, या आलू उगा दीजिए। ठीक है, तो मतलब फसल खेत को बदलते रहिए धान के लिए। अगर एक ही जगह उगा रहे हैं तो ये जो आपके इसके स्पोर्स हैं वहाँ पर प्रॉपर बने रहेंगे, और जब फसल को उगाएंगे तो उसमें अटैक कर जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि धान के खेत में हमेशा पानी नहीं भरा होना चाहिए। अगर अधिक पानी हमेशा भरा है तब भी इस रोग का प्रकोप जो है वो अधिक होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ ये होती है कि हमेशा जो है पुरानी नई प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जैसे पुराना बीज है उसको ही हर साल नहीं बोना चाहिए। होता क्या है कि पुराने बीज में इसके स्पोर्स जो होते हैं वो मौजूद हमेशा बने रहते हैं, और जब फिर से उस फसल को हम उगाते हैं तो ये स्पोर्स इनके पुनः जो है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट पर के फिर से वो रोग का प्रभाव उसमें होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई जो है विधियां हैं। और सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है, हमको फील्ड में जो है वो टाइमली इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि अगर हम आप जो है समय से देख लेंगे, समय से इनके लक्षण को हम इसके सिम्टम्स को प्रभावित फसल में देख लेंगे तो उसको हम समय से जो है नियंत्रित हमको करना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार की जो है वो व्यवहारिक विधियां हैं जिसके कारण हम इस रोग से जो है वो फसल को बचा सकते हैं। वर्तमान समय में ये बहुत विनाशक रोग है जो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लिए ये सब सुरक्षात्मक उपाय करके हम अपनी फसल को जो है इस भयंकर बीमारी से जो है वो बचा सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नई फसल के साथ जो है वो नए रोग के साथ जो है वो हम आपको जो है वो उपस्थित होंगे। अगर किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या है, कुछ आपको ना समझ में आ रहा हो कोई टॉपिक, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। छात्रों, आपके साथ हम निरंतर जो है कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। आप सभी जो है हमारा पूर्ण रूप से पूरी ईमानदारी से आप मेहनत कर रही है और मेरा साथ दीजिए। इसी के साथ जो है वो जय हिंद, नमस्कार।